हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 8 की एनसीईआरटी जो कि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना, और आपका चैप्टर 2 हम आज देख रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संस्थान। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट को पहले भी कंप्लीट किया हुआ है। आज हम देखेंगे चैप्टर 1, जिसमें इसमें आपका बताया गया है तंजानिया के बारे में, और क्या है आपका न्यूजीलैंड में रहने वाले पीटर के बारे में है। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वही देखेंगे। ठीक है, पूरे को नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो है तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को देखेंगे। तो इसमें आपका क्या बताया गया है, देखो जो तंजानिया है, तंजानिया पे यहाँ जो सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले तंजानिया में रहने वाले माम्बा और न्यूजीलैंड में रहने वाले क्या हैं आपके पीटर। ठीक है, जो तंजानिया में रहने वाले हैं माम्बा और न्यूजीलैंड में रहने वाले हैं पीटर के विषय में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो पूरा डिटेल दिया गया, हम पूरा डिटेल को नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और इन सब के बारे में जो दिया गया है वही वही देखेंगे। ठीक, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें माम्बा के बारे में बताया गया है। तो माम्बा तंजानिया में रहता है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, और पीटर में न्यूजीलैंड में भेड़ पालन प्रदेश में, और इन दोनों का क्षेत्र क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, और काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि क्षेत्र अलग है। ठीक है, क्षेत्र अलग है क्योंकि भूमि में क्या होती है, आप देखते हो ना, जहाँ जगह आपका विविधता पाई जाती है, हर जगह आपका अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है अंतर पाए गए हैं। जैसे क्या है, आप लोग को पता है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है ना। और प्रकृति की वजह से क्या है, क्योंकि सभी क्षेत्र की भूमि अलग अलग होती है और वहाँ की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, अलग है। ठीक है, और वहाँ की मृदा अलग होती है, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी, ये सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पाए जाते हैं, और इन्हीं लोगों के कारण इन लोगों का काम करने का तरीका, ढंग, रहने का तरीका, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है इसमें। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ठंड प्रदेश में क्या है आपका, शुष्क प्रदेश में, यानी सभी जगह क्या है, प्रकृति के अनुसार लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं यहाँ पे। यानी जो पहाड़ी वाले क्षेत्र आप देख लो, वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, खेती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो पहाड़ी इलाका में क्या होता है, वहाँ पर कृषि नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, ये इनके बारे में था आपका पीटर और तंजानिया, ये आपका क्या है माम्बा। तो जितना बताई हूँ आप इस चीज़ को ध्यान देना, बस इतना इसमें। ठीक है, बाकी और नहीं पूछा जाता इसमें। आगे हम देखेंगे इसमें भूमि के बारे में। भूमि क्या है आपका, ठीक है, भूमि क्या है आपका, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधन में भूमि भी शामिल है। ठीक है, भूमि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। ठीक है, जो आपका भूमि है, कुल भूपृष्ठ है ना, यानी आपका ऐसे है। ठीक है, तो कुल क्षेत्र क्या है आपका, क्या बताया गया इसमें, कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग क्या है आपका भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है। ठीक है, यानी हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे ये हमारा भूपृष्ठ है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका आधा से ज़्यादा भाग क्या आपका जल है या महासागर से भरा हुआ पार्ट है, ये है ना। यहाँ पर क्या है आपका आधा से ज़्यादा भाग क्या है, जल या महासागर के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जो कुछ बचा क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ पार्ट आपका क्या है, महाद्वीप, यानी क्या है आपका भूपृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जल वाले भाग को छोड़कर ऐसे भूपृष्ठ वाले क्षेत्र में 30% भाग भूमि है, जहाँ पर वहाँ पर रहने योग्य आवास भी यानी नहीं है कि हम पूरे उसमें रह भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे है। मुख्यतः क्या है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जाहिर सी बात है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ के सब चीज़ अलग है ना, वहाँ की विभिन्नता पाई जाती है, हर जगह अलग अलग। तो क्या है, वहाँ पर वहाँ की जो जनसंख्या है अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद क्या वहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं,
जलाक्रांत है, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन एवं क्षेत्र एवं सामान्यतः विरल अथवा क्या है निर्जन भी है। ठीक है, यानी कुछ क्षेत्र क्या है वहाँ पर आप देख सकते हो उबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ क्षेत्र क्या आपका जलाक्रांत है, ठीक है, जल से भरे हुए हैं, कुछ क्षेत्र आपके पर्वत से पूरे हैं, मरुस्थल है, कोई मैदानी इलाका होता है, कोई आपका निर्जन है। ठीक है, यानी कुछ मैदानी इलाका होता है जहाँ पर आप खेती कर सकते हो, कोई आपका पहाड़ी इलाका है जहाँ पर खेती नहीं कर सकते, कोई आपका क्या है उबड़ खाबड़ इलाका है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यानी हर क्षेत्र में रहने का तरीका, वहाँ के लोगों का खान पान है ना, वहाँ की जो जलवायु है सब क्या है अलग अलग है। ठीक है, वही बताया गया है इसमें। और उर्वर मैदानों और नदी के घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। ठीक है, यानी मैदानी इलाकों में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खेती कर सकते हैं, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा आपका मैदानी इलाका। आपका यूपी क्या है, अधिकतर भाग क्या है आपका यूपी का क्या है आपका मैदानी इलाका है। ठीक है, आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी पार्ट में, तो जब भी तो उसमें देखना यूपी को क्या बताया जाता है, मैदानी इलाका है। उसके बाद हम देखेंगे भूमि का उपयोग। ठीक है, कि भूमि का उपयोग क्या क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है अगर हम भूमि में रह रहे हैं तो हमको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे आपका कृषि, वानिकी, खनन, सड़क बनाने, उद्योग की स्थापना। ठीक है, और इसे भूमि उपयोग कहते हैं। जाहिर सी बात है आप ज़मीन पे हो है ना, तो वहाँ पर आप क्या करते हो कि कृषि करते हो, अनाज उगाते हो, उसी से फिर क्या करते हो आप खाते हो है ना। और उसके बाद क्या वानिकी है, खनन है, सड़क बनाने का कार्य है, उद्योगों की स्थापना हो रही है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, भूमि का उपयोग, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। इसमें बताया गया आगे भूमि का उपयोग भौतिकी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक है, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी है जो निकलती है ना, उसके आधार पर क्या किया जाता है, चीज़ों को तैयार किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध होती है। ठीक, आगे इसमें स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। ठीक है, यानी भूमि को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है आपका निजी भूमि, सेकंड आपका क्या है सामुदायिक भूमि। इसको दो भाग में बांटा गया है। निजी भूमि आपका व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि क्या है सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। ठीक है, जो आपका निजी भूमि है व्यक्तियों के अंडर में होती है वे है ना, और जो आपका सामुदायिक भूमि है वो आपका समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जाहिर सी बात है आप समय समय पर देखेंगे जनसंख्या की भी मांग बढ़ती रहती है, और लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है और स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब क्या है जनसंख्या है, तो जनसंख्या की क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो वहाँ की जो भूमि की उपलब्धता है क्या है हमारी सीमित है। वैसे तो है नहीं ना, मांग बढ़ रही है तो भूमि भी बढ़ती जाएगी है ना, तो भूमि क्या है सीमित है, तो वहाँ पे स्थान के अनुसार भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वालिटी है, तो वहाँ पे अंतर पाया जाता है। तो लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए, नगर क्षेत्र में घर बनाने के लिए, आप देख सकते हो अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वहाँ पर आपका व्यापारिक क्षेत्र बनाते जा रहे हैं। उसके बाद नगर क्षेत्र को जहाँ आपका घर बना रहे हैं ताकि हम उस एरिया में रहें, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर भूमि का
विस्तार करने के लिए कृषि योग्य है ना, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं जितना नहीं करना चाहिए। आज का भूमि का उपयोग क्या है आपका, देखो प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन है, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है आपका, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब आप भूमि में क्या करोगे, ज़बरदस्ती आप अंधाधुंध जितना यूज़ आप नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसमें क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर भूस्खलन हो रहा है आपका, मृदा अपरदन हो रहा है ना, मृदा क्षय हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, और आपका पर्यावरण के लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, भूमि का उपयोग है, और क्या है इसमें आपका लॉस है, क्या हो सकता है इसमें आप चित्र में देख सकते हो। चित्र में आपका क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले क्या है आपका चित्र में, आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझोगे। पहले हमारा क्या होता था, फर्स्ट एक चित्र में देखो, यहाँ पर क्या है, खेती है, और फिर आपका क्या है, आवास कहीं कहीं जगह है ना, और उसके बाद क्या है, आप प्रकृति के बीच में आप जी रहे हो, ऐसे था पहले। तो पहले ना तो कोई ऑक्सीजन की कमी होती थी, ना कोई इस लेवल की बीमारी होती थी जैसे अब हो रही है। उसके बाद आप सेकंड चित्र में देखो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर लोग एक एक करके जो कच्चे ईंटों का मकान थे तो उसको क्या किए, घर बनाते गए। ठीक है, और जो यहाँ पे पेड़ थे उसको भी कट करके आवास बनाते गए। फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर था, उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है, इधर बना, उसके बाद क्या हुआ, पूरी प्रकृति इसमें ढक गई है। प्रकृति की जो बीच में हम रहते थे वहाँ पर अब जगह ही नहीं बचा है, इस तरीके सब रह रहे हैं। इसलिए क्या हो रही, बीमारियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। यानी पहले हम प्रकृति के बीच रहते थे, ठीक है, अब जस्ट उल्टा है। अब बोल सकते हो प्रकृति हमारे बीच रहती है। ठीक है, ये सुनने में हंसी आ रहा है बट रियलिटी यही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम भूमि संरक्षण। ठीक है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है जो सिचुएशन है, आप चित्र में देख सकते हो, है ना। आगे हम देखेंगे क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण। जो भूमि संसाधन है उसका हम संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। जो भूमि संसाधन है उनमें संरक्षण हम बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, यानी जो बढ़ती जनसंख्या है तो इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे आवास चाहिए, ठीक है, जगह चाहिए, तो इसके कारण क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, और इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। जाहिर सी बात है, अब लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आवास बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे उसको क्या किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर घर बनाया जा रहा है, नगर बसाया जा रहे हैं। ठीक है, और इसलिए क्या हो रहा है, विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए बोला जा रहा है। तो पॉसिबल कहाँ है, जब तक जनसंख्या नहीं कम होगी तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, जिस एरिया में लोग इकट्ठा हो रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, नए नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है। जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर व्यापार स्टार्ट किया जा रहा है, वहीं पर लोग बसना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, जगह जगह पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जो वहाँ पर वन रोपण है, भूमि उद्धार है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि को संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी जो खेतों में कीटनाशक का उपचार मतलब यूज़ किया जाता है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे खेती करते हैं तो वहाँ पर कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, तो जिसके कारण वहाँ पर ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। हम जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, उसमें भी यूज़ हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो भूमि है वो भी क्षय हो रहा है। ठीक है, तो उसके वही बोला जा रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें रुकना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें आपका, इसमें सबसे पहले हम एक
वर्ड को समझेंगे। शब्द है क्या आपका भूमि उद्धार। भूमि उद्धार क्या होता है आपका, नई भूमि को बनाना। ठीक है, जैसे कोई भूमि है वहाँ पर आपका क्या है, जैसे कोई भूमि है ये, वहाँ पर प्रकृति निर्जर है। ठीक है, प्राकृतिक निर्जर है वहाँ पर, और उसे जुताई करके उसे अच्छे से क्या करना, वहाँ पर जो प्राकृतिक खाद हो, है ना, यानी कीटनाशक नहीं, वहाँ पर जो प्राकृतिक खाद है उसको डालकर नए रूप में तैयार करना। ये क्या होता है आपका भूमि उद्धार। ठीक है, इस चीज़ को समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पता पूछ ले, तो इस चीज़ को ध्यान देना। उसके बाद आपका क्या है, मृदा है। तो मृदा क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मृदा क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो दानेदार कण होते हैं, जो कि एक पतली परत होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा मृदा से बहुत पास से जुड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कण हैं, आवरण है, पतली परत है ना, यह भूमि से निकटता से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती है। स्थल रूप में यहाँ पर मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का जो निर्माण है चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों से यहाँ पर बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर भूस्खलन है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो भूस्खलन क्या है, इसमें क्या सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली जो मिट्टी होती है, बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय क्या होती हैं, भूकंप, बाढ़ और क्या है आपका ज्वालामुखी के साथ घटित होती हैं, और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से क्या होता है, भूस्खलन होता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा, यानी लंबे समय तक अगर वर्षा होती है, बारिश होती है, तो क्या होता है, वहाँ पर भूस्खलन होता है। आप चित्र में देख सकते हो इसमें। और यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से क्या होती है, निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। ठीक है, जो पहाड़ी भूभाग है, भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो कि प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। जाहिर सी बात है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, भूस्खलन होता है, जिसके कारण जो मानव जीवन है, जो जो प्राकृतिक चीज़ें सब कुछ क्या होती हैं, विध्वंस हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी चिंता का कारण है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें आपका एक वास्तविक अध्ययन है ना, स्थिति का अध्ययन बताया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। आगे देखेंगे हम, अगर इसको आपको पढ़ना ही है तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या है आपका, देखो इसमें सबसे पहले भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी भूस्खलन से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो फर्स्ट आपका बताया गया है इसमें आपका भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का क्या करना चाहिए, एक मानचित्र बनाना चाहिए, और इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। सेकंड बताया गया आपका भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। ठीक है, जो वनस्पति आवरण उसमें क्या करना, वृद्धि करना। सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया जाए। ठीक है, यानी जो भूस्खलन होता है, क्यों होता है, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर वर्षा होती है, बताया गया है, तो वर्षा होने से क्या होता है आपका, वहाँ की जो मिट्टी होती है थुलथुली होती है ना, तो वो चीज़ें क्या होती है, गिरने लग जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों का निर्माण कर सकते हैं, है ना, मतलब पेड़ उगा सकते हैं वहाँ पर पास पास में। इससे क्या होती है, वहाँ की जो मृदा होती है ऐसे बंध जाती है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, भूस्खलन नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें ह्यूमस के बारे में। ठीक है, ह्यूमस के बारे में हम समझेंगे। इसमें मृदा का जो निर्माण होता है, इसमें देखेंगे मृदा का निर्माण है, सबसे पहले कैसे होता है ये,
चट्टानों से प्राप्त खनिजों जैसे जैव पदार्थ भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर बनती है। ठीक है, जो मृदा है कैसे बनती है, तो ये चट्टानों से प्राप्त खनिज जो होते हैं, जैव पदार्थ हैं, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर बनती है क्या, मृदा। और इसमें जैसे आप समझ सकते हो, इसमें चित्र में भी दिया गया है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका जनक चट्टान है। ये जनक चट्टान क्या है, आपका मृदा निर्माण होता है इससे। ठीक है, इससे क्या होता है, मृदा निर्माण होता है, टूट फूट कर ये बनती हैं। उसके बाद आपका क्या आती है इसमें, अपक्षयित चट्टान। ठीक है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है। इससे क्या है, यह चट्टान से टूटकर यहाँ पर बनती हैं। सेकेंड, और उसके बाद आपका क्या है इसमें, जो बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा बनती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे उपमृदा कहा जाता है, उपमृदा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में आपका आता है ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है आपका, ये वनस्पति के साथ बनती है ना, मृदा का सबसे अच्छा भाग होता है ये ह्यूमस। अगर ये ना हो तो आप खेती नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये ह्यूमस के कारण क्या होता है, आपका खेती होती है अच्छे से। ठीक है, सब कुछ है ये मृदा का क्या होता है, सबसे अच्छा भाग होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या बताया गया, देखो यहाँ पर देख सकते हो। क्या आप जानते हो, जब भी आप ये साइड में दिया गया रहे हो तो उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया आपका केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कम से कम सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो मृदा को बनने में कितना समय लगता है, तो एक मृदा को बनने में 1 सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है और अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है क्या, आपकी मृदा बनती है। खनिज जो होते हैं और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। वहाँ पर जो खनिज होते हैं, वहाँ पर जो जैव पदार्थ होते हैं, इनके मिश्रण से क्या होता है, मृदा उपजाऊ बनती है। ठीक है, आगे हम चित्र में देखेंगे। इसमें आपका बताया गया मृदा किस किस चीज़ों से बनती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर जनक सेल है, रंग गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज है, ये सब मिलकर जो इनमें क्वालिटी होती है, ये मृदा में जाकर क्या होती है, मिलती है। ठीक है, इनके साथ मिलकर ये मृदा तैयार होती है। उसके बाद आपका क्या है, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ठीक, आगे इसमें आपका जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपका इसमें वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को भी इसमें प्रभावित करते हैं। ये सब क्या आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या क्या है आपका इसमें, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, सूक्ष्म जीव है, ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, क्या समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, ये क्या है, आपके 5 कारक हैं जो आपके मृदा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देना, इसमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। आगे देखेंगे इसमें हम मृदा निर्माण के कारक हैं, क्या क्या कारक होते हैं जो मृदा निर्माण करते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक आपके क्या होते हैं, जनक सेल का स्वरूप है, जलवायु कारक है, मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन का लगा समय, जो समय लगता है मृदा निर्माण में। ठीक है, जो जैव है वहाँ पर जो मृदा निर्माण की संगठन होता है वहाँ पर, है ना, जो समय लगता है, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो क्षेत्र है, उसके अनुसार क्या होता है, मृदा बनने में समय लगता है। मृदा का क्या है, निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी जो मृदा है उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय क्या है, इसको पढ़ेंगे हम।
तो मृदा अपरदन आपका क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, एक मानवीय और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक। और मृदा का निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अत्यधिक ज़्यादा उपयोग करना, वर्षा दोहन, है ना, भूस्खलन क्या हो रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मृदा संरक्षण की कुछ विधियां भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। जो मृदा का संरक्षण है, जो उपाय हैं, ये आप देख सकते हो क्या है आपका, ये सब चीज़ को रोका जा सकता है। तब क्या होगा, कीटनाशक का आप कम से कम उपयोग करें, है ना, वर्षा दोहन, भूस्खलन और जो बाढ़ है, मृदा संरक्षण, ये सब क्या है आपके निम्न कुछ विधियां हैं। फर्स्ट क्या आपका, माल्च बनाना। ठीक है, पौधे के बीच में अनावरित भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा को क्या होती है, आर्द्रता ये रुकती है। ठीक है, ये क्या है आपका, मल्च बनाना। इसमें कुछ कुछ और भी बताया गया आपका, जैसे वेदिका फॉर्म है, समोच्च रेखी जुताई है, रक्षक मेखाले है ना, मेखलाएँ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म क्या है आपका, ये आप देख सकते हो चित्र में। इसमें बताया गया आपका चौड़े समतल जो सोपान होते हैं, यानी वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या आपका ढाल है ना। ये क्या किया जाता है, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जो सपाट सतह हैं वहाँ पर फसल लगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। क्या है ये, वेदिका फॉर्म, इसको याद रखना। सेकंड आपका क्या है इसमें, समोच्च रेखी जुताई। इसमें बताया गया है आपका एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हो, है ना, क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे क्या आपका, रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ क्या होते हैं आपका, ये आपका चित्र में आप देख सकते हो। ये जैसे एक जगह है, यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारे पेड़ को एक कतार में लगाया जाता है, लाइन में, है ना, एक लाइन में लगाया जाता है। इसके वहाँ पर जैसे कैसे क्षेत्रों में होता है ये, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। क्या है ये, रक्षक मेखला। ठीक, इसको याद रखना। आगे क्या है आपका, समुच्च रेखी रोधिकाएँ हैं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या का इस्तेमाल होता है, पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, हमने पहले भी चित्र में देखा है। और इसमें आपका, आप इसमें चित्र में देख सकते हो, इसमें बताया गया है आपका एक दो आपका ट्रे रखे हैं इसमें। ठीक है, आ और बा। ठीक, इसमें क्या किया गया है आपका, सिर्फ मिट्टी है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं डाला गया, सब आपका क्या है, मृदा है, मिट्टी है। और इसमें क्या किया गया आपका, दूसरे ट्रे में इसमें आपका जौ, धान, ठीक है, कुछ कुछ बीज भी डाला गया है। और जो पानी, उसके बाद पानी डाला गया है। तो जो जिसमें कुछ नहीं है, ये मिट्टी जो खाली है, इसमें पानी डालने से क्या हो रहा है, यहाँ पर मिट्टी एकत्रित हो रही है ज़्यादा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी नहीं गिर रही है ना, यहाँ पर कम है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं, वहाँ पर मृदा क्षय नहीं होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी बंध जाती है। ठीक है, तो मिट्टी अगर बनती है तो क्या होगा, आपका मृदा अपरदन नहीं होगा, मृदा क्षय नहीं होगा। ठीक है, वह इस चित्र में बताया गया है। इसमें आपकी मिट्टी बह गई है, ठीक, क्योंकि बंधी नहीं है। और ये क्या है, पेड़ों के जड़ों से क्या होती है, बंध गई है, तो यहाँ मिट्टी नहीं बह रही है। ओके, आगे देखेंगे इसमें चट्टान बांध। चट्टान बांध आपका क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या है आपका, चट्टान बांध। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। मृदा क्षति, जाहिर सी बात है, आपका मृदा बनने में काफ़ी समय लगता है ना, तो इसीलिए मृदा का जितना हो सके उतना ज़्यादा बचाया जाए। उसके बाद आपका क्या है, बीज की फसल उगाना। जो बीज का फसल होता है उसको कैसे उगाया जाता है। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर
भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी एक साथ कतारों में क्या की जाती हैं, लगाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है, बीज की फसल उगाना। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है जल के बारे में है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जल के बारे में। ठीक, इसमें क्या बताया गया, देखो क्या आप जानते हैं, जब भी आप पढ़ते हो ये दिया रहे एनसीईआरटी में, इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या अधिकतर ऐसे पूछ लिया जाता है यहीं से ही उठा के। ठीक है, इसमें बताया गया है वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी। ठीक है, जो वर्ष 2000 में बढ़कर आपका 6000 घन किलोमीटर वर्ष से अधिक हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। इसको हम देखेंगे आगे। और इसमें आपका बताया गया एक टपकता नल एक वर्ष में आपका कितना 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यानी जैसे आपके घर में कोई भी नल है, वहाँ पर पानी, जैसे नल है ये है ना, वहाँ पानी टप टप गिर रहा है, आप ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, अगर नहीं ध्यान देते हो तो उसको ध्यान दो, क्योंकि क्या बताया जा रहा है, देखो इसमें एक नल आपका जो टपकता नल है एक वर्ष में कितना 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है ना। तो पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल के बारे में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको पार्ट 1 में कर रही हूँ, इसको पार्ट 2 में कर दूँगी। ठीक है, ओके।